Assalamualaikum. Welcome to this channel. Don't forget to subscribe and press bell icon for more updates. वेलकम टू अनदर लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एप्लीकेशंस क्या होती हैं डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन की। तो आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि वेरीलॉग के मॉड्यूल्स क्या हैं और इंस्टेंशिएशन अब मॉड्यूल क्या होता है और गेट लेवल मॉडलिंग वेरीलॉग में क्या होती है। शुरू करते हैं। क्या ये हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे या सॉफ्टवेयर के? ये हार्डवेयर के बारे में हम पढ़े हैं। वेरीलॉग क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? नहीं, वेरीलॉग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये इस लैंग्वेज में आप अपने हार्डवेयर को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं कि आपका हार्डवेयर कैसे काम करेगा, कैसे आपका हार्डवेयर बनेगा। लेकिन नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये होता है कि एक हार्डवेयर आपके पास बना पड़ा होता है और उसको आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हो कि वो कैसे उसने वर्किंग करनी है, उसने कैसे काम करना है। यहाँ पे देखें कि हार्ड वेरीलॉग जो है ये हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन होती है जिसके अंदर एवरीथिंग इन हार्डवेयर एवरीथिंग इज़ ऑलवेज एक्टिव। इसमें आप अपने सर्किट को डिज़ाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं। और ये एक सिमुलेशन जो है, ये सिमुलेशन एक इवेंट बेस है। और जो सिंथेसिस टूल होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वेरीलॉग के सबसेट को अंडरस्टैंड करते हैं और इस पार्ट के वेरीलॉग के इस पार्ट को हम RTL वेरीलॉग बोलते हैं। एक इवेंट बेस्ड सिमुलेशन का क्या मतलब है? इवेंट बेस्ड सिमुलेशन का ये मतलब है कि जब आप अपने सर्किट को इनपुट देंगे, उसकी क्रॉसपॉन्डिंग जो आउटपुट जनरेट होगी, इवेल्युएट होगी, इस तरह की सिमुलेशन को हम इवेंट बेस्ड बोलते हैं। डेटा टाइप्स देख लेते हैं आप वेरीलॉग में किस तरह की होती हैं। सबसे पहले देखें नेट। नेट ये क्या है? ये दो हार्डवेयर एलिमेंट के दरमियान में कनेक्शन को बोलते हैं। मिसाल के तौर पर दो गेट ले लें आप, एक एंड गेट ले लें और एक नॉट गेट ले लें। एंड गेट की आउटपुट जो है वो नॉट गेट की जो इनपुट बन रही है, इन दोनों का हम एक इंटरमीडिएट कनेक्शन बना रहे हैं, तो उसमें मैं नेट को यूज़ करूँगा। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है? इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है ये एक हाई इम्पेडेंस होती है, जो कि सर्किट ड्राइव नॉट ड्रिवन बाय सर्किट। द सिग्नल इज़ नीदर ड्रिवन टू अ लॉजिकल हाई और नॉर लो लेवल। और इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं हम सिमुलेशन टूल में? हम इसको डिक्लेयर कैसे करेंगे? एज अ वायर। इसके बाद आता है रेज। रेज ये एक कैन एक्ट एज अ वेरिएबल दैट होल्ड्स अ वैल्यू। ये एक वेरिएबल की तरह आप इसको कह लें जो कि एक वैल्यू को होल्ड करता है। सिंथेसाइजेबल टू रजिस्टर और लैच डिक्लेयर एज रेज। इसको टूल में मैं किस तरह से डिक्लेयर करूँगा? रेज के साथ। और इसकी इनिशियल स्टेट जो होती है ये अननोन होती है। वेक्टर। वेक्टर ये आपको नॉर्मली हम या तो किसी रेज की या तो हम किसी रेज के लेंथ को डिफ़ाइन करने के लिए या उसकी एड्रेस को डिफ़ाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 7 डाउन टू 0। इसमें 7 वाली बिट जो इसमें इसका मतलब है कि इसके अंदर 8 बिट्स होंगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये बस है जिसकी 8 फिट है दोबारा से। और इसमें 7 वाली जो बिट होगी ये हमारे पास मतलब MSB, इसमें 7th वाली 7 बिट जो होगी वो MSB हमारे पास होगी। इसके बाद मेमोरीज आप भी अपना डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि इसमें जैसे डिफ़ाइन किया हुआ है रेज मैम 1 बिट और ज़ीरो अप टू 1 और 23। मतलब है कि 1 किलो बिट का 1 बिट होगा, मतलब 1 बिट वर्ड को मैं जो है वो 1 किलो बिट के साइज़ में उसको मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है। सिमिलरली हम 8 बिट वर्ड को 1 किलो बिट में हमने सेव किया हुआ है। अब यहाँ पे उसने डिफ़ाइन किया हुआ है कि इसका जनरल स्ट्रक्चर डिफ़ाइन किया हुआ है, जनरल फॉर्म इसकी डिफ़ाइन किया है, फॉर्मेट इसका। पहले आपने रेज लिखना है, फिर उसकी रेंज लिखनी है कि उसका कितने बिट्स का होगा, फिर उसके बाद आपने उसका नाम लिखना है, और फिर इसका स्टार्टिंग एड्रेस और एंड एड्रेस आपने लिखना है। और दूसरे डेटा टाइप्स भी होती हैं, जैसे कि इंटीजर है, रियल है, टाइम है, अरेज हैं, स्ट्रिंग है, पैरामीटर्स हैं। और इसको आप वर्ड साइज देखेंगे, इसको बोलेंगे। एग्जांपल आप देखेंगे यहाँ पे वायर है, इसने कहा है कि लो हैश अप टू हाई हैश के, मतलब उसने कहा है कि बताओ कि MSB इसकी कौन सी होगी और LSB कौन सी होगी। अब यहाँ पे नीचे एग्जांपल देखें, एग्जांपल में 2 डाउन टू 0, और इसमें ये साइज़ जो है ये एक है, और इस ए के अंदर मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ? 3 टिक B000001। इसका मतलब ये है कि बिट 2 जो है ये MSB होगी इसमें, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो टिक का साइन यूज़ कर रहा हूँ इसका मतलब ये है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें इसका मतलब ये होता है कि कितने बिट्स का वर्ड जो कितने बिट का जो वेरिएबल होगा वो आपको साइन कर रहे हो उसको। सिमिलरली अब यहाँ पे लिखा हुआ है 0 टू 0 टू 2।
इसका मतलब ये है कि इसकी जो MSB होगी वो ज़ीरो बिट वाली जो ज़ीरो बिट वाली इसकी MSB होनी है। जैसे कि इसने यहाँ पे ये वाली जो होगी ये इसकी MSB होगी, लेकिन इसमें ये वाली इसकी MSB होगी। इसके बाद असाइनिंग वैल्यू टू अ पार्ट सेलेक्ट ऑफ वेक्टर। आप वेक्टर के किसी पार्ट को आप वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखें वायर के साथ मैंने 31 डाउन टू 0 A, B, C सेमी कॉलन दिया हुआ है। इसका मतलब है कि A, B और C इन तीनों वेक्टर का साइज जो है ये सेम रहेगा। अब यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक पार्ट सेलेक्ट किया हुआ है वेक्टर का और उसको मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, और मैं वैल्यू उसको अलग साइन कर सकता हूँ। जैसे कि इसने A साथ स्क्वायर ब्रैकेट दे के इसने अंदर 31 लिखा है, ये उसका उस बिट का एड्रेस उसने दे दिया, और साथ उसने उस बिट के अंदर क्या डालना है, क्या कौन सी वैल्यू पुट करनी है वो भी साथ उसने डिफाइन कर दिया। मल्टी डायमेंशनल अरेज भी आप देखेंगे वेरीलॉग में होती हैं। 3D अरेज हैं। जैसे कि इसका फॉर्मेट ये है कि पहले रेज लिखेंगे, फिर उसका साइज़, और फिर उस वेक्टर का नेम, और फिर उसके बाद आपने उसको 3 डायमेंशन में स्प्लिट कर दिया। इसको इग्नोर करें फ़िलहाल के लिए, हमने इसको ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। मल्टी डिमेंशनल अरेज में हमने जो आज के लेक्चर का गोल है वो ये है कि हमें गेट लेवल मॉडलिंग जो है वो सीख ली जाए, तो उसकी तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे देखें ये एक 1D अरे है जिसमें इसने 8 बिट जो हैं वो दिखाए हुए हैं, और इसमें 250 0 से लेकर 255 का इंडेक्स है, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है। इसी तरीके से आप अगर इसके ऊपर एक और सेम प्लेस कर दें और एक और प्लेस कर दें तो ये 3D अरे जो है वो बन जाएगी। ये अरे जो है ये 1D अरे है, इसके ऊपर एक और अरे प्लेस करें और इसके ऊपर एक और अरे प्लेस कर दें तो ये 3D अरे आपके पास बन जाएगी। इसके कांस्टेंट किस तरह से आप लिखेंगे? डेसिमल में अगर कोई भी आप उसके साथ कोई बेस नहीं देते, मतलब है कि सिंपल आपने यहाँ पे लिखा हुआ 13, अगर सिर्फ 13 लिखते हैं तो सिमुलेटर ये समझ जाएगा कि ये हमारे पास डेसिमल में है, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 4TickD13, मतलब है कि डेसिमल वैल्यू है 13 की, और जो कि 4 बिट में हम उसको सेव करेंगे। बाइनरी का भी यही हिसाब है, 4TickB1101, 4 बिट्स हैं इसमें, 4 बिट्स हैं बाइनरी की। ऑक्टल में आप O लिखेंगे 4TickO और 15, और हेक्साडेसिमल में 4TickH। ये H जो है ये डिफाइन कर रहा है कि ये हेक्साडेसिमल बेस है, और D जो है वो उसके अंदर वैल्यू है जिसको मैं 4 बिट में सेव करूँगा। कमेंट्स जो है वो आप डाल सकते हैं डबल स्लैश डाल के। इसके बाद नंबर स्पेसिफिकेशन क्या है? 2TickB11 में इसने कहा है कि देखें आप, एक विदाउट बेस फॉर्मेट होता है और एक विदाउट साइज़ है। अब इसमें अगर जैसे कि पहले बताया हुआ है कि 1111 लिखूंगा तो वो उसको सिंपल ये कंसिडर करेगा कि ये एक डेसिमल है। अब यहाँ पे मैंने एक साइज़ भी पहले डिफाइन करा था, जैसे कि 3TickB001। अब अगर ये 3 टिक में ना डालूँ, 3 ना डालूँ, सिंपल टिक डालूँ, तो वो क्या करेगा? ये जो है वो स्टैंडर्ड उठा लेगा, इसका साइज़ क्या लेगा? अब यहाँ पे लिखा हुआ है TickH1111, तो इसका मतलब ये है कि ये 11 को 32 बिट्स में सेव कर देगा। जब अगर मैं कोई उसको बेस नहीं देता, अगर मैं कोई किसी वेक्टर को कोई बेस नहीं देता तो उसमें ये 32 बिट्स में वो उसको सेव कर देगा। 12TickHCDF, अब ये 12 बिट में हेक्साडेसिमल नंबर को सेव करेगा। अगर मैं साइज़ के साथ उसके माइनस लगा देता हूँ तो वो उसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेके सेव करेगा। जैसे कि -3TickD1 उसने कहा है कि ये डेसिमल 1 है आपका, जो कि 3 बिट में सेव हुआ होगा, लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट लेगा ये 2's कॉम्प्लीमेंट। कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया वायर है, रेज है, ये इनको हम कीवर्ड्स बोलते हैं। और आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स ये होते हैं जो कि जिनके अंदर वो जिनकी डेटा टाइप आप जैसे कि आप देखते हैं कि एक डेटा टाइप होती है और एक वेरिएबल का नाम होता है। जैसे कि इंटीजर है और उसको आपने और कौन सा वेरिएबल, एक वेरिएबल आप डिफाइन करते हैं इंट ऑफ ए, मतलब है कि इंटीजर ए है, एक ए है जो कि जिसकी डाटा टाइप क्या होगी? इंटीजर होगी। इस तरीके से यहाँ पे है वायर है जिसकी डाटा टाइप क्या है? एक राइट एनेबल मैंने लिखा है जिसकी डाटा टाइप क्या है? वायर है। तो आइडेंटिफायर और कीवर्ड्स इसके अंदर होते हैं। लॉजिक वैल्यूज़ क्या होती हैं? लॉजिक 0 है, 1 है, x और z है। इसमें x का मतलब है कि इसके अननोन वैल्यू होती है।
अननोन वैल्यू। लेकिन प्रैक्टिकल सर्किट में आपके पास कोई अननोन वैल्यू का अननोन स्टेट कोई नहीं होती। हाँ, हाई इम्पीडेंस ज़रूर होती है। It is important to remember that there is no unknown value in a real circuit. What shall be the value of A, B and C? पहले आप देखें A की वैल्यू क्या होगी, 4 टिक D11। ये डेसिमल है, 11 है जिसको वो 4 बिट में सेव करेगा। इसके बाद 4 टिक B 0011। अब ये बाइनरी है जो कि 4 बिट में इसने मैंने लिखा है, उसको 4 बिट में सेव करेगा। और एंड पे आके देखें C 4 टिक B 11। अब B और C इन दोनों का रिजल्ट जो होगा, जो सेव करेगा जिस तरीके से, वो सेम करेगा। मतलब 0011 B की भी इसी तरीके से सेव होगी वैल्यू, और C की भी वैल्यू जो है वो 0011 ही सेव होगी। डिज़ाइन मेथडोलॉजीज जो होती हैं इसके अंदर दो किस्म की होती हैं। एक होती है टॉप डाउन डिज़ाइन मेथडोलॉजी, एक होती है बॉटम अप डिज़ाइन मेथडोलॉजी। दोनों को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि टॉप डाउन डिज़ाइन मेथडोलॉजी क्या होती है। टॉप डाउन मेथडोलॉजी ये होती है कि इसमें सबसे पहले आप टॉप लेवल ब्लॉक को डिफाइन करते हैं, और फिर उसके बाद आप सब ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर उन सब ब्लॉक्स को प्लेस करते हैं टॉप लेवल ब्लॉक के नीचे, और फिर मूव करते रहते हैं दोबारा से उन सब ब्लॉक को दोबारा से सब डिवाइड करते हैं जब तक कि आप लीफ सेल तक नहीं पहुंच जाते, तब तक जब तक आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ये एक डायग्राम देखें जिसमें इसने देखा हुआ है कि सबसे पहले हम टॉप लेवल ब्लॉक को डिफाइन करेंगे, फिर उसके सब ब्लॉक्स डिफाइन करेंगे, और तब मूव करते जाएंगे जब तक हम लीफ सेल तक नहीं पहुंच जाते। अब बारी आती है बॉटम अप डिज़ाइन मेथडोलॉजी की। बॉटम अब डिज़ाइन मेथडोलॉजी में आप क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले आप लीफ सेल को डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद ऊपर आप सब लेवल ब्लॉक्स पे आते हैं, और फिर आप टॉप पे आते हैं। इस तरीके से आप मूव करते हैं। इसको हम बॉटम अप डिज़ाइन मेथडोलॉजी बोलते हैं। और इसकी भी आप डायग्राम देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम लीफ सेल को डिफाइन करेंगे, फिर मैक्रो सेल्स की तरफ जाएंगे, और फिर टॉप लेवल ब्लॉक को हम डिफाइन करेंगे। अब आते हैं मॉडलिंग की तरफ। 3 किस्म की मॉडलिंग है। गेट लेवल मॉडलिंग है, डेटा फ्लो मॉडलिंग है, बिहेवियरल मॉडलिंग है। हम आज जो है वो गेट लेवल मॉडलिंग करेंगे, जिसमें वेरीलॉग गेट प्रिमिटिव्स को हम देखेंगे। सबसे पहले एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं, एक सिंपल डिज़ाइन लेते हैं फुल एडर का। फुल एडर आप देखते हैं कि 2 हाफ एडर के मदद से बनाते हैं हम। अगर तो यहाँ पे देखें वेरीलॉग, हाफ एडर एंड फुल एडर, ये सर्किट डायग्राम है इसकी। देखें यहाँ पर, इसमें देखें आपकी 2 इनपुट्स हैं जो कि एक्सॉर में जा रही हैं, और वही 2 इनपुट्स जो हैं वो एंड गेट में जा रही हैं, और 2 आउटपुट्स हैं जो कि सम और सी आउट है। तो ओवरऑल इस सर्किट में आपके पास 2 इनपुट बन रही हैं और 2 आउटपुट बन रही हैं। तो इसका कैसे आप कोड लिखेंगे, तो इस सबसे पहले आपने मॉड्यूल का नेम लिखना है। सबसे पहले आपने लिखना है मॉड्यूल ये एक आइडेंटिफायर है। फिर उसके बाद आपने उसका नाम लिखना है, मॉड्यूल का नाम लिखना है, जैसे कि इसने लिखा हुआ है HA_गेट लेवल। फिर उसके बाद आपने इनपुट्स लिखनी है, इनपुट का कीवर्ड आपने यूज़ करना है, और फिर आपने बताना है कि कौन कौन सी इनपुट है। जैसे कि यहाँ पे इस गेट में देखें आपके पास एक इनपुट ए है और एक इनपुट बी है। फिर आपने कोमा डाल के आपने दोबारा से आउटपुट लिखनी है। आउटपुट्स की जो आउटपुट होंगी आपके गेट लेवल मॉडल में, उसको आपने यहाँ पे लिखना है, जैसे कि सम और सी आउट। फिर इसके बाद आपने स्मॉल ब्रैकेट को क्लोज करके और सेमी कॉलन डाल देना है। इसके बाद अब आप देखें एक्सॉर है। एक्सॉर आपने ये एक अगेन आपके पास एक कीवर्ड है, एक्सॉर लिखना है। जो भी गेट होगा उसका पहले आपने नाम लिखना है। अब जैसे यहाँ से ऊपर से शुरू करेंगे, एक्सॉर है। इस एक्सॉर की क्या इनपुट है, x1। इसकी इनपुट क्या है, अच्छा जो बिल्ड इन मॉड्यूल होते हैं ना, जैसे कि एक्सॉर है, एंड गेट है, नॉट है, इनकी जो मेथोडोलॉजी है, इनको कॉल करने का तरीक़ाकार है वो ये है कि स्मॉल ब्रैकेट में सबसे पहले आपने आउटपुट डिफाइन करनी है और फिर इनपुट डिफाइन करनी है। लेकिन जो मॉड्यूल आप बना रहे हो इसमें ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इनपुट्स पहले डिफाइन करते हो या आउटपुट्स पहले डिफाइन करते हो। लेकिन मैं आपको प्रेफर ये करूँगा कि सबसे पहले आप उसका वेरीलॉग शुरू करने से पहले एक स्टैंडर्ड बना लें कि आपने इनपुट्स को पहले लिखना है कि आउटपुट्स को पहले लिखना है। लेकिन जो बिल्ड इन मॉड्यूल जब आप कॉल करोगे तो उसमें सबसे पहले आपने आउटपुट लिखनी होगी और फिर इनपुट्स को डिफाइन करना होगा। आते हैं इधर कोड पे, देखें एक्सॉर x1। मैंने x1 के नाम से एक्सॉर को सेव कर दिया, मॉड्यूल को कॉल कर दिया, और पहले मैंने आउटपुट लिखी सम, फिर कोमा डाल के मैंने इनपुट्स को डाल दिया। मतलब है कि इसमें सीक्वेंस टॉप टू डाउन आप देखें ना,
पहले आपने आउटपुट लिखी टॉप से, इसके बाद कोई आउटपुट थी नहीं इस गेट की, फिर इसके बाद आपने टॉप से आए आउटपुट दे आपने टॉप से इनपुट देखी, सबसे पहले इनपुट आती है ए, फिर कोमा डाल के बी। सिमिलरली एंड गेट के लिए भी आपने यही करना है, पहले आपने आउटपुट लिखनी है और फिर ए और फिर कोमा डाल के बी, फिर आपने उसको मॉड्यूल को एंड मॉड्यूल लेके अपने मॉड्यूल को कंप्लीट कर देना है। यहाँ पे इसने कहा है कि वेरीलॉग के बहुत से प्रिमिटिव हैं। अच्छा, ये जिसको मैं मॉड्यूल बोल रहा हूँ ये प्रिमिटिव का नाम भी इनको बोलते हैं। वेरीलॉग प्रिमिटिव बहुत सारे हैं, एंड है, नैंड है, और है, नॉर है, एक्सॉर है, एक्सनॉर है। इसकी इनको हम ये एन इनपुट्स हैं, और एन इनपुट्स एन आउटपुट भी आपके पास अवेलेबल है। बफर है, नॉट है, बफ इफ है, बफ इफ 0 है, बफ इफ 1 है, नॉट इफ 0, नॉट इफ 1 है। ये एक ब्लॉक डायग्राम इसमें बनी हुई है फुल एडर की, कि कैसे दो हाफ एडर को मैं यूज़ करके फुल एडर बनाऊंगा। इसका भी आगे कोड देखते हैं कि कैसे हम एक मॉड्यूल जो हमने बनाया उसको हम दोबारा से कॉल कर सकते हैं, उसको इंस्टेंशिएट कैसे कर सकते हैं। बेसिक वेरीलॉग के दो तरीक़ेकार हैं वेरीलॉग कोड लिखने के। सबसे पहले आप क्या करते हैं, मॉड्यूल की डिक्लेरेशन करते हैं और पोर्ट लिसनिंग करते हैं। ये मॉड्यूल की डिक्लेरेशन है, ये मॉड्यूल की डिक्लेरेशन है कि जिसमें आप पहले मॉड्यूल लिखते हैं और फिर उस मॉड्यूल का नाम देते हैं। और फिर पोर्ट लिसनिंग क्या है कि आपने इनपुट्स डिफाइन की और फिर आपने आउटपुट्स डिफाइन की। फिर आप बीच में आती है इंटरमीडिएट स्टेट, जिसमें मैंने आपको बताया कि वायर यूज़ की जाती है, वायर का कीवर्ड जिसमें यूज़ किया जाता है। तो वो यहाँ पे हम इसके मॉड्यूल के बाहर लिखते हैं, और फिर आपने मॉड्यूल गेट्स कॉल करने हैं और फिर एंड मॉड्यूल करना है। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आप सिंपल ये करें कि पहले आप डिफ़ाइन कर लें, पहले आप उन तमाम इनपुट्स आउटपुट को लिख दें, और फिर बाद में जाके आप उसको बाहर इन स्मॉल ब्रैकेट के बाहर जाके आप इनपुट और आउटपुट्स को दोबारा से डिफाइन करेंगे। ये वाली वैल्यू जो हैं वो इनपुट की हैं और ये वाली आउटपुट्स की हैं। ये एक तरीक़ेकार है। ये 1995 का, और जो पहले वाला है वो 2001 का है, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि 2001 का करें। इसमें सबसे पहले दोबारा से डिटेल में देखते हैं कि मॉड्यूल डिक्लेरेशन और पोर्ट लिसनिंग। और यहाँ पे मैं आपको फुल एडर का कोड देखेंगे कि कैसे वेरीलॉग का फुल एडर का कोड होता है। मॉड्यूल फुल एडर में सबसे पहले इनपुट हमने देख लिए हैं क्या होंगी। एक इनपुट होगी ए, एक इनपुट होगी बी, दो बिट्स को हमने ऐड करना है। लेकिन फुल एडर में क्या होता है, फुल एडर में एक कैरी इन भी वो एक्सेप्ट करता है। फुल एडर जो है वो कैरी इन भी लेता है, लेकिन आउटपुट में उसकी वही रहेगी सम और सी आउट ही रहेगा। इसके बाद इंटरमीडिएट स्टेट देखनी है। इंटरमीडिएट स्टेट आप यहाँ पे देखें ऊपर ब्लॉक डायग्राम में, एक इंटरमीडिएट स्टेट जो है वो इस एक सबसे पहले आपके पास ये पीछे जो पहले वाला हाफ एडर है, इसकी आउटपुट जो है, इसके जो कैरी आउट है, ये कैरी आउट जो है ये एक जाके आगे और गेट में इनपुट जा रहा है। मतलब है कि एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल के अंदर एक मॉड्यूल की आउटपुट है और दूसरे मॉड्यूल की वो इनपुट बन रहा है, तो ये एक इंटरमीडिएट स्टेट है। सिमिलरली यहाँ पे दूसरा जो आपके पास हाफ एडर है, इसकी भी जो कैरी आउट है ये भी एक मॉड्यूल से निकल के दूसरे मॉड्यूल का जो है वो इनपुट बन रहा है, तो ये दोनों एक इंटरमीडिएट स्टेट है। और एक और इंटरमीडिएट स्टेट भी है जो कि इसका सम, पहले वाले हाफ एडर का सम जो है वो दूसरे वाले हाफ एडर के सम में इनपुट बन रहा है, तो ये भी एक इंटरमीडिएट स्टेट में आएगा। तो इसको S1 कह लें, और जो दो इसको C1 कह लें और एक C2 कह लें। फिर आती है इंस्टेंसिएशन ऑफ लोअर लेवल मॉड्यूल एंड पोर्ट कनेक्शन, कि अब हमने जो मॉड्यूल हमने बनाए हैं ये साथ डिफ़ाइन किए हुए हैं कि ये मॉड्यूल लिखे हुए भी हैं, इन मॉड्यूल को हमने सेव किया हुआ और अब इनको कॉल कर रहे हैं। अब देखें कैसे कॉल करेंगे। सबसे पहले आपने ये करना है कि जो मॉड्यूल का नाम है वो एग्जैक्टली वही लिखना है, जैसे कि हाफ एडर गेट लेवल लिखा है हमने। लेकिन जब आप कॉल कर रहे हो तो सेम मॉड्यूल को आप जब दो वाली कॉल करोगे तो उनके नेम जो होंगे वो आप डिफरेंट लिखेंगे। अच्छा, कॉल करने के मॉड्यूल को कॉल करने के तरीक़ेकार दो हैं। एक ये यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है जिसमें आप डॉट ऑपरेटर डॉट को यूज़ करेंगे। इसमें जैसे कि आपने पहले डिफ़ाइन किया जी कि यहाँ पे कि आपके पास पहले इनपुट आती है ए, फिर आती है बी, फिर आप क्या C_O और S_O। इसका ये फ़ायदा होता है कि आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, जो भी आपके पास आप बड़े मॉड्यूल में आप यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली हमने कोड इसके लिए भी लिखा। अब यहाँ पे देखें, पहले वाला जो मैंने मॉड्यूल बनाया इसमें इसकी इनपुट जो है वो ए है और दूसरी वाली इनपुट बी है, तो इसलिए मैंने
डॉट ए और डॉट बी में ये वैल्यू सेव करती हूँ। फिर इसका जो सम है उसको मैंने S1 के नाम से सेव किया। वजह यह है कि ये एक इंटरमीडिएट स्टेट थी। और फिर ये कैरी आउट है, कैरी आउट जो पहले वाले हाफ एडर का होगा वो यहाँ पे मैंने इसको C1 के साथ नाम के साथ सेव किया। अब क्या होगा, अब ये होगा कि मैं दूसरे मॉड्यूल को कॉल करूँगा जिसमें मैंने HAB2 कर दिया। अब इसमें क्या है, इसकी एक इनपुट जो होगी वो कैरी इन होगी और दूसरी इनपुट जो होगी वो S1 होगी। मतलब पिछले वाले इस वाले हाफ एडर का जो आउटपुट होगा सम होगा वो इसके अंदर ऐड होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप कैरी आउट होगा इसका और एक सम होगा। फिर लास्ट में आपने ये करना है कि आप जो बड़े मॉड्यूल का आपके पास कोई गेट यूज़ हो रहा है तो वो आपने कॉल करना है। जैसे कि यहाँ पे कॉल कर रहे हैं यहाँ पे और गेट को, और गेट की इनपुट आउट। अब जैसे कि ये प्रिमिटिव जो है, ये प्रिमिटिव बिल्ड इन है, तो इसको सबसे पहले आपने आउटपुट लिखनी है। जो इसकी आउटपुट है वो है सी आउट, जो मेरे पूरे बड़े हाफ एड फुल एडर मॉड्यूल की आउटपुट है सी आउट। फिर उसके बाद आपने एक इनपुट डाल दी, एक इनपुट बना दी C2 और एक इनपुट बना दी C1। जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि आपने इनपुट्स में जो प्रिमिटिव बिल्ड इन प्रिमिटिव्स होती हैं उनको कॉल करते वक्त किस तरीके से आपने इनपुट्स देनी है। इनपुट्स आपने टॉप से डाउन की तरफ आना है। जैसे कि यहाँ पे इस हाफ एडर की जो कैरी आउट था इसको हमने C2 रखा था और इसको हमने C1 रखा था। तो इसी तरीके से मैंने पहले C2 को कॉल किया है इस गेट के लिए। आप देखें जो सबसे टॉप पे है वो ये है और जो डाउन पे है वो C1 है। फिर आपने एंड मॉड्यूल करके इसको एंड कर देना है। ये आपका फुल एडर का पूरा मॉड्यूल तैयार हो गया। इसके बाद आप इस फुल एडर को यूज़ करके आप 4 बिट का एडर भी बना सकते हैं, इस मॉड्यूल का भी बना सकते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज है कि पिछली वैल्यूज पिछली नॉलेज को यूज़ करके आपने कैसे इसको पिछली नॉलेज को आप यूज़ करके कैसे आप ये बना। ये था आज का लेक्चर। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर आपको किसी स्लाइड में कन्फ्यूजन है तो आप उसको काइंडली मेंशन कर दें कमेंट सेक्शन में। मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूँगा।